अगर ये सारे सिस्टम्स भी अपने काम जो उनको दिया गया है वो अगर वो ठीक रूप से कर पा रहे हैं। फिर आता है मल। मल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, उसको हमारी बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करती है। कौन कौन से रास्ते से मल बाहर निकलते हैं? जो दो ध्यान में आती चीजें वो यही है ना कि हम रोज लेटरिन जाते हैं और हम यूरिन पास करते हैं, ये दो चीजें होगी। इसके अलावा हमें पसीना आता है, हम सांस लेते हैं, उल्टी आती है, हमारी चमड़ी, बाल, कान, नाक, आंख, हर जगह से मल निकलता है ना, जिसको साफ करना पड़ता है। ये मल है। जो आप कह रहे हैं वो वेग है, उस पर भी मैं आती हूँ। तो इसको बॉडी क्यों बाहर निकालती है? क्योंकि इसकी हमारे शरीर के अंदर जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये हमारे शरीर के अंदर रहेंगे तो वहां कुछ ना कुछ लोचा करेंगे, गड़बड़ करेंगे। इसलिए इसको जिस रास्ते से निकल सकता हो उसी रास्ते से इसको बाहर निकाला जाता है हमारे शरीर से। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर है, ठीक। इसको जो भी नहीं चाहिए उसको ये बाहर निकालती है। तो मल का भी जो वो काम है वो सही से अगर नहीं हो रहा तभी हमें सीकेडी है, तभी हमारी किडनी का काम है मल को बाहर निकालना। हमारी किडनी का काम क्या है? मल को बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। देखो वो मल सही से नहीं निकल रहा तो कितनी बड़ी समस्या है। ये भी स्वस्थ होने की डेफिनेशन में शामिल है कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। अगर हमारा मल अपना काम करके शरीर से अच्छे से बाहर नहीं निकल रहा तभी हम किडनी के पेशेंट बने हुए हैं। इस समय कोई डायलिसिस पर है, किसी को अन्य समस्याएं हैं, है ना। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो स्वस्थ होने में प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन। हमारी आत्मा, हमारी इंद्रिय, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स और हमारा मन, सब कुछ जो है वो अपना काम सही तरीके से कर पाए। हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स अपना काम ठीक से कर रहे हैं और हमारा जो मन है वो भी खुश है, तब हम स्वस्थ हैं। तो केवल दवाई नहीं खा रहे हैं स्वस्थ की परिभाषा नहीं है। क्या मालूम अंदर क्या क्या हमारा इकट्ठा हो रहा है, उसको हम निकालते ही नहीं। आयुर्वेद में शोधन कहा गया है और ऋतुओं के हिसाब से कहा गया है। जैसे अभी बसंत ऋतु चल रही है ना, तो इसमें यह बताया गया है कि पिछली जो ठंडी के मौसम निकल कर गया उसमें हमने बाहर भी ठंड थी, फिर हम भारी भारी हैवी खाना खाते हैं, पिन्नियां बना के खा ली, कभी हलवा बना के खा लिया, कभी क्या खा लिया, है ना। तो और ज्यादा बाहर नहीं जा पाते क्योंकि ठंड बहुत होती है, एक्टिविटी नहीं होती हमारी, इसलिए हमारी बॉडी में कफ बढ़ता जाता है, जमता, इकट्ठा होता जाता है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, सूर्य की किरणें जैसे जैसे तेज होती जाती हैं, वो कफ पिघलना शुरू होता है। इसीलिए एलर्जीज इस सीजन में ज्यादा होती हैं। तो उसी कफ को बाहर निकालने के लिए आयुर्वेद में बोला गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी वमन करना चाहिए, यानी उल्टी के रास्ते से उसको बाहर निकालना चाहिए। वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहे, वो रहेगा तो समस्या करेगा, तो उसको बाहर निकाल दीजिए, तो बीमारी ही नहीं होगी। बीमार है तो अगर वो कहीं, तो कोई भी सीजन हो, अगर कफ है तो वमन करना, ऐसे ही विरेचन, लूज मोशन होना चाहिए। तो ये सीजन के हिसाब से मेंशन्ड है कि किस सीजन में क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन सी प्रक्रिया करके शरीर का शोधन करना, कि उसमें जो टॉक्सिक्स जमा हो जाते हैं, मल अंदर रह गया या आम बन गया, उसको कैसे बाहर निकालें ताकि बीमारी आए ही ना। इसलिए ये सब कुछ कहा गया है। लेकिन हम वो लोग नहीं करते, तो उसको करते करते देखिए हमारी बॉडी में वो जमते जाते हैं, तभी जाके हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, और फिर हम क्या, कभी एक हॉस्पिटल कभी दूसरे हॉस्पिटल, उन्हीं से जूझते रहते हैं। तो जो यूरिया और क्रिएटिनिन है, ये हमारी बॉडी के मल हैं, इनको बाहर ही निकलना चाहिए। लेकिन क्रिएटिनिन और यूरिया जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर हमने कुछ कचरा जला दिया तो धुआं भी होएगा और राख भी बनेगी, दोनों चीजें होंगी ना, धुआं भी होगा, राख भी बनेगी। इसी तरह से है यूरिया और क्रिएटिनिन। तो ये अलग, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। लेकिन इसको बॉडी से बाहर नहीं निकलना, ये समस्या है ना। लेकिन फिर भी इसके कारण और भी हो सकते हैं, सिर्फ किडनी का कारण है ये नहीं है। ये अभी आपने जो पहले वीडियो देखा उसमें
ये पहले इसलिए दिखाया गया कि ये वाला जो है सवाल, इसका जवाब सबके पास हो कि क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है, उसके बढ़ने के और क्या क्या कारण होते हैं। तो क्रिएटिनिन को आप ये समझ लीजिए कि वो धुआं उठ रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है, और नीचे जो उसकी राख बच रही है वो यूरिया है, ऐसे समझ लीजिए। तो दोनों एक ही साथ बढ़ेंगे। तो जब यहाँ पर भी हम सेल्फ डायलिसिस मोड पे जाते हैं, जब बाथटब में बैठते हैं, है ना, इसके पहले एक बात और कर लेते हैं दूध की, जो अभी डॉक्टर विश्वरूप ने यहाँ बोली भी कि हम दूध और दूध से बनी हुई सारे पदार्थ क्यों बंद करते हैं। कई पेशेंट मुझसे पूछते क्या चाय पी सकते हैं, थोड़ा सा ये ले सकते हैं, क्या दही खा सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है ना, जो पोटाशियम होता है, पोटाशियम, अब सीकेडी के पेशेंट क्या होते हैं, इतने ज्यादा एजुकेट हो गए होते हैं ना, सब उनको हर चीज का मतलब पता होता है कि पोटाशियम बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया, क्योंकि वो बार बार उनको सुनाया गया, इसलिए उनको याद हो गया सब कुछ। फिर वही आप गूगल करेंगे, गूगल बाबा से भी पूछेंगे, वो भी आपको वही बताएंगे, गूगल बाबा भी, कि पोटाशियम बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पोटाशियम 2 तरह का होता है हमारे शरीर में, एक सेल के अंदर होता है, एक सेल के बाहर होता है। तो जो सेल के बाहर वाला पोटाशियम है ना, जो सेल के बाहर वाला पोटाशियम है, उसको सेल के अंदर जाने के लिए वीजा लगता है, वो बिना वीजा के अंदर नहीं जा सकता। वो वीजा है एनिमल प्रोटीन, वो उसको मिलेगा तब वो सेल के अंदर जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। इसीलिए ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि क्यों हम हर तरह का फल फ्रूट यहाँ खाते हैं, जो सब जगह मना किया जाता है। तो वो फल फ्रूट खाना समस्या नहीं है, उसके साथ बाइंड करने के लिए जो एनिमल प्रोटीन है, ठीक, वो उसको अगर मिलती रहेगी तब वो समस्या करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि 6:30 तक जब तक पोटाशियम नहीं जाता हम कुछ नहीं करते हैं, हम खाली किस को पता है कि अगर थोड़ा सा पोटाशियम बढ़ता है तो हम यहाँ सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं। कई पेशेंट्स को मैं करवाती हूँ। हर्ष का है, हाँ, किसने बोला अभी, एनीमा करवाते भी पोटाशियम बॉडी से निकल जाता है। तो घर पे भी कभी भी सिम्टम ऐसा लगे, या आप इलेक्ट्रोलाइट चेक भी करवाते हैं, पोटाशियम बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एनीमा करवाना है। सिंपल, आप खुद भी सीख सकते हैं, फैमिली मेंबर भी एक सीख सकता है, ठीक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल एनीमा, किसी भी कहीं से भी आप करवा सकते हैं। तो पोटाशियम को मैनेज करने का फर्स्ट स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में होता है कि कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, कुछ जो अगर पोटाशियम बढ़ा हुआ है तो कुछ देर के लिए उनको हम बंद कर सकते हैं। तो ये भी हमें विचार करना कि क्या हमने कुछ एनिमल सोर्स की प्रोटीन तो नहीं खाया, कुछ ऐसा तो नहीं खा लिया, है ना। फिर आगे प्रोटीन की बात की, प्रोटीन कैसे पूरा होगा, तो प्रोटीन तो हम फिर भी ले रहे हैं, हम प्लांट सोर्स की प्रोटीन ले रहे हैं, स्प्राउट्स खा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, है ना। इसीलिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन एनिमल सोर्स के प्रोटीन्स लेने का जो नुकसान है वो हमारी बॉडी को नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो कई बार इस बारे में बड़ी, ये एक अलग विषय है, दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में अगर लास्ट में टाइम बचा तो इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगी। फिर आ जाती है बात कि हॉट वाटर इमर्शन जब हम लेते हैं, यानी कि जब हम टब में बैठते हैं, उस समय क्या हो रहा है, उस समय हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, उसमें बैठने से क्या होगा, वो कैसे हमें हेल्प करेगा, है ना। ऐसा लगता है कि पानी में तो बिठा दिया, इसमें क्या हो रहा है, तो उसमें ये हो रहा है, हमारी बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो पानी का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इन 3 डिग्री के डिफरेंस से जो हमारी स्किन है, इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब जो सब चीजों को इधर उधर जाने की, उसको समझ लो एक छलनी जो है वो उसमें बन जाती है कि कुछ चीजें उसमें से बाहर आ सकती हैं, ठीक। तो वो 3 डिग्री का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, और उसमें 1.5-2 घंटा बैठने का मतलब यही है। नए मॉडल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हो गया क्या? इसको क्रॉप कर दी भाई। और है ना, तो जब हम वो कर रहे हैं, उसमें बैठे हुए टब में, किडनी कितने लीटर पानी डेली फिल्टर करती है? जिन्होंने पहले सेशन सुना उसको उनको मालूम होगा। बताओ, आप सबसे ज्यादा पुराने तो आप ही हो, बोलो। किडनी कितने लीटर जो फ्लूइड को डेली फिल्टर करती है? 10 लीटर को। और हमारी स्किन 12 लीटर।
इसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा है। ठीक, तो जब हम टब में बैठे हैं तो हमारी स्किन वो काम कर रही है जो किडनी नहीं कर रही। मतलब हम अपनी स्किन को किडनी का काम करने के लिए ट्रेनिंग कर दे रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, क्रिएटिनिन है, यूरिया है या एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जब टब में बैठते हैं और उसके पहले का वेट चेक होता है और टब में से निकलने के बाद का वेट चेक होता है, तो उसमें फर्क होता है। क्या होता है? बढ़ता है, घटता है। हाँ, तो वह घटता क्यों है? क्योंकि वो उतना फ्लूइड हमारी बॉडी से बाहर निकला, और तो कहीं से कुछ नहीं निकाला ना, और तो कहीं से कुछ निकला ही नहीं, तो वो फ्लूइड बाहर निकला पसीने के फॉर्म में या जैसे भी वो परमेबिलिटी बढ़ने के कारण। तो वो समझिए कि किडनी ने फिल्टर का काम जो करना था वो काम स्किन ने फिल्टर का किया। क्रिएटिनिन और यूरिया भी एक्सक्रीट होते हैं, इसीलिए ही जब हम उसमें बैठना शुरू करते हैं तो शुरुआत में पहले क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ते हैं, क्योंकि वो वहां से निकलने के लिए ब्लड में ही आएंगे तभी तो उसमें से निकलेंगे ना, ये तो कैसे निकलेंगे, है ना। और धीरे धीरे जब किडनी अपना काम करना शुरू कर देगी तो वो वापस नॉर्मल मोड में बॉडी जाना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमने 3 महीने का एक जो समय है हम इसको लेके चलते हैं कि 3 महीने तक हम जब ये थेरेपीज कंटिन्यूसली करेंगे तब हमारी बॉडी में जो एक नॉर्मल सिस्टम है वो काफी हद तक जो है, अगर 100% नहीं तो 70-80% या काफी हद तक वो शुरू होगा और अपना काम जो करना है वो। देखिए 2 हाथ रहते हैं ना, हम एक हाथ से काम करते हैं, कोई लोग दाएं हाथ से करते हैं, कोई बाएं हाथ से करते हैं, है ना। मैं इस हाथ से लिखती हूँ, क्यों? क्या इस हाथ को लिखना नहीं आता? मैंने इसको बताया नहीं कि तुमने लिखना है। तो अब हम भी तो ऐसे ही है ना, हमें कोई काम नहीं करना पड़े तो किसको करना अच्छा लगता है काम? सबको बैठना अच्छा लगता है, मुझे भी बैठने को मिल जाए मैं भी पूरा दिन बैठी रहूंगी, है ना। लेकिन मुझे काम करने के लिए बोला गया। इसी तरह से अगर जो काम ये हाथ कर सकता है वो ये हाथ कर सकता है, खाली क्या डिफरेंस क्या हुआ? हमने इसको ट्रेन नहीं किया। तो जब डायलिसिस पर किडनीज को डाल दिया गया तो उनको ये बोल दिया गया कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठ जाओ, हम अपने आप कर लेंगे। वो नहीं कर रही है तो हमने क्या करना है? उसको वापस वो ट्रेनिंग देनी है कि तुमको ये काम करना है। जब हम टब में बैठ रहे हैं धीरे धीरे करके वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जैसे जैसे नॉर्मल होगा वैसे वैसे किडनीज अपना काम करना शुरू करेंगी। एक डाइट पे हम हैं, है ना। फिर हम यहाँ बोलते हैं कि लिक्विड्स लीजिए, जो कि बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं डायलिसिस के पेशेंट के लिए। हम बोलते हैं कि 1 लीटर पानी कम से कम पीजिए। उनमें से भी मैं रोज सबको बताती हूँ कि क्या क्या बताती हूँ, कितना पानी कौन सा लेना है, कितना 400 ml के आसपास, ठीक है। 400 ml के आसपास हमें अल्कलाइन पीना है और 500-600 ml के आसपास हमें दूसरा पानी जो उबाल कर ठंडा किया होता है वो पीना है। इसके अलावा हम कोई काढ़ा पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, उसमें भी पानी की मात्रा होती है, तो 1.5 लीटर के आसपास फ्लूइड हमारे अंदर जाना चाहिए। जाएगा नहीं तो किडनी को कैसे पता चलेगा कि मुझे अब मेरा काम करना है? वो तो आराम से बैठ रखी है ना। तो उसको ये याद कराने के लिए हमें उसको डेली स्टिमुलेशन देना पड़ेगा कि भैया तुम्हें अपना काम करना है। तो हम इस प्रोसेस में ये सारी चीजों को मिला के जो है हम अपनी बॉडी को सिग्नल्स डेली देते हैं तो वो अपना काम करना सीख जाती है। इसकी एग्जाम्पल आप खुद इसको टेस्ट कर सकते हैं कि आप उल्टे हाथ से लिखना शुरू कीजिए, कुछ दिनों के बाद आप उल्टे हाथ से भी लिख सकेंगे या कुछ भी काम कर सकेंगे जो आप सीधे हाथ से कर सकते हैं या जिस हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है, मतलब सामने प्रूफ है कि अगर हम चाहें ट्रेन करना हमारी बॉडी को तो हम किसी भी तरह से उसको ट्रेन कर सकते हैं। अगर हम सोच लें हम थके हुए हैं, हम बैठ जाते हैं, नहीं उठेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि मैं बताऊंगी मेरी बॉडी को तुम्हें अभी और 4 घंटे काम करना है कि 10 बजे तक यहीं पर रहना है, तो वो करेगी बॉडी काम। 10 बजे के बाद मैं इसको बता दूंगी अब बस बैटरी चार्जिंग पे लगा दो वापस, है ना। तो हमारे माइंड की बात हमारी बॉडी सुनती है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन बोलते हैं, पता नहीं हम ठीक होंगे कि नहीं, पता नहीं कैसे होगा। आप जानते हैं जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो हम अपनी बॉडी को ये बता रहे हैं कि तुम ठीक नहीं भी होगी तो भी हमें एक्सेप्ट है, हम मान लेते हैं उस बात को, है ना। हम उसको ये वाली बात की इतना उसको छूट दे रहे हैं कि तुम नहीं भी ठीक होगी ना तब भी हमें वो बात पहले से ही मंजूर है कि तुम नहीं ठीक हो। हमने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना। दूसरी तरह से समझ लीजिए, डॉक्टर अवधेश पांडे आएंगे, वो ये बात समझाएंगे कि हम लोग
ईश्वर से जो भी मांगते हैं वो हमें देते हैं। हम बोलेंगे ना पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वो बोलेंगे ओके ठीक है तथास्तु, कि नहीं करो, तुम ये चाहते हो, मतलब उनको लगता है कि हम ये चाहते हैं। तो हमें वो बोलना है और वो सोचना है जो हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी करे। अगर हम चाहते हैं कि हम ठीक हैं और हम ठीक होंगे या हम ठीक हो सकते हैं, तो हमें यही बोलना है और यही सोचना है, ठीक। और जो अटेंडेंट्स बैठे हुए हैं वो तो मतलब पेशेंट भी उतना नहीं सोचते हैं जितना अटेंडेंट सोचते हैं। मुझे तो कभी कभी ये डर लगता होता है कि ये तो पहले से बीमार है, ये कभी ये भी ना बीमार पड़ जाए साथ वाला, है ना। तो वो मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, चिंता करना अच्छी बात होती है, पॉजिटिव, है ना। एक स्ट्रेस रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं करेंगे ना। सत्व रज तम 3 चीजें होती है ना, कि सत्व क्या बुद्धि देता है, ज्ञान देता है कि क्या कर रहा है तुमको, लेकिन उसको एक्शन में करने के लिए थोड़ा सा चिंता भी डालनी पड़ती है। टेंशन नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। वो रज जो होता है वो काम करते हैं, और तम उसको रोकने के लिए भी चाहिए, नहीं तो भागना शुरू कर तो भागते रहेंगे, रुक नहीं पाएंगे। तो बैलेंस चाहिए, कितनी चिंता करनी और किस तरह से करनी, ये इंपॉर्टेंट है। चिंता हमने इस बात की करनी है कि हम जो यहाँ सीखने आए हैं क्या हम उसको अच्छे तरह से सीख पा रहे हैं। हमें यहाँ रहते हुए ये सीखना है कि हम अगर दवाई नहीं खा रहे हैं तो हमें कुछ समस्या हो रही है तो उसका समाधान कैसे कर रहे हैं या कैसे होगा, किन किन लक्षणों के बारे में हमें चिंता करनी है। हम चिंता करते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर लिखे हुए नंबर्स की, है ना। अभी मैं, आपका क्या नाम है? अंकुर। अंकुर, मैं आपको कैसे पता आपका नाम अंकुर है? आप ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नहीं, आपको कैसे पता आपका नाम अंकुर है? बताया है मुझे, आपको पता है ना कि आपका नाम अंकुर है। मैं इस पे कागज पे लिख कर आपको दे दूं तुम्हारा नाम अंकुर नहीं है, तुम मान जाओगे? तो कैसे मान लिया कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ तो तुम्हारी किडनी काम नहीं कर रही? बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में एक भी सिम्टम नहीं है, लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था तो या तो डायलिसिस पे डाल दिया या मेडिसिन पे या ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया। कितने लोग ऐसे हैं? हाथ खड़े कीजिए प्लीज, है ना। क्या हुआ? केवल क्या हुआ? एक कागज के ऊपर लिखे हुए नंबर से हमको ये साबित करना है कि हम पेशेंट हैं, है ना। तो भैया लैब्स किस लिए बनाई गई थी? वो इसलिए बनाई गई थी कि अगर एक डॉक्टर को लगता है कि ये मेरा पेशेंट जो है इसकी बॉडी में ये सिम्टम्स हैं, ऐसा ऐसा इसकी हिस्ट्री है, क्या इसको ऐसा तो नहीं है, उसको क्रॉस चेक करने के लिए अगर मुझे लगता है तो मैं टेस्ट करूं, वो मेरे लिए है। लेकिन होता उल्टा है, हर पेशेंट को हर रिपोर्ट देखना है, पहले का कितना था अब का कितना हो गया, 4 दिन में इतना हो गया, तो मुझे ये बताओ कि हो गया, ये आपने देख लिया, अब बताओ करोगे क्या, ये बताओ मुझे। जो न्यू पेशेंट आता है उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है आपका क्रिएटिनिन कितना है। हाँ, या कितना था, ये कितना था, और 15 डेज से हमने चेक नहीं कराया। हाँ, है ना। तो मतलब कि हम लोग पेट दर्द हो रहा है तो हम बताएंगे कि पेट दर्द हो रहा है, अल्ट्रासाउंड करा के आके ये नहीं डॉक्टर को बताएंगे कि हमारे पित्ते में पथरी है, तो फिर वो बाद में आपको पूछे अच्छा पेट दर्द हुआ था? हाँ हुआ था। उल्टा हो रहा है ना। तो लक्षणों को देखना है हमने। पहले तो ऐसे ही रहता था ना, पहले कैसे ट्रीटमेंट चलते थे, तब तो इतने लोग बीमार भी नहीं होते थे, जब बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, आईसीयू नहीं होते थे, लैब्स नहीं होती थी, है ना। कोई बहुत ज्यादा साल पुरानी बात नहीं है, मेरे बचपन की बातें हैं, मुझे भी याद है। मेरे मतलब मैंने भी अपने स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में इतने पेशेंट कभी नहीं देखे, ना इतने ज्यादा टेस्ट होते थे, ना इतनी ज्यादा सर्जरीज होती थी, कुछ भी नहीं होता था। अब तो हर चौथे बंदे की किडनी बदल देते हैं फटाफट उठा के कि लो भैया नहीं डाल दो इसको, है ना। जैसे सीजन बदलने के बाद कपड़े खरीद लो नए, ऐसे हो गया सर्जरी कराना। उसका कारण क्या है? हमारे माइंड की कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई, हमें ये सिखा दिया गया, समझा दिया गया कि ये ही डिसाइड करेगा कि तुम ठीक है कि नहीं हो, तुमने डिसाइड करोगे कि तुम ठीक हो कि नहीं। हमें इसी को चेंज करना है। हमें क्या देखना है? क्या हमें यूरिन सही से आ रहा है, क्या मेरा वेट तो नहीं बढ़ रहा, क्या मुझे कहीं सूजन तो नहीं है, क्या मुझे जरूरत से ज्यादा उल्टी तो नहीं आ रही है, क्या कहीं मुझे खुजली तो नहीं हो रही, मेरे मुंह का टेस्ट कैसा है, कोई कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ना। बीपी बढ़ गया है ये बताते हो, तो बीपी बढ़ के हो क्या रहा है ये तो कोई बताता ही नहीं। बताना तो ये चाहिए मेरा सिर दुख रहा है, मैं देखूंगी बीपी बढ़ने से नहीं दुख रहा, है ना।
नहीं भी दुख रहा होगा तो बीपी देख देख के दुखने लग जाता है, क्योंकि वो सारा दिन हम उसको मापते रहते हैं। तो ये चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं हम लोग, नंबरों के चक्रव्यूह में। नंबर्स, मशीनों के ऊपर लिखे हुए नंबर, कागज के ऊपर लिखे हुए नंबर, बातों में जो नंबर्स आ रहे हैं उनके नंबर्स, फिर वो नंबर्स किस में कन्वर्ट होते हैं, बिल के ऊपर लिखे हुए नंबर्स। ऐसे ही तो होता है ना। तो हमें इसी को चेंज करना है। हमें अपने लक्षणों को देखना है बॉडी में। कितने कितने साल लोग एक ही किडनी के साथ जीते रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड कराया पूरे खानदान में हड़कंप मच जाता है कि बच्चे की किडनी ही एक है। वो सही बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन उसको लेके इतने डॉक्टर्स को दिखाएंगे, इतने डॉक्टर्स को दिखाएंगे कि वो बच्चा मतलब उसको जबरदस्ती पेशेंट बन जाना पड़ता है, जबकि उसके बाद नहीं पता चलता तो पूरा जीवन भी ना पता चलता है। ऐसे भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। 20 साल तक 25 साल तक एक पेशेंट हमारे पास आए थे नागपुर से। वो मार्शल आर्ट का ट्रेनर था, मतलब अच्छा भला अच्छा खासा फिट लड़का, और जो ये जूडो कराटे होते हैं उसकी ट्रेनिंग देते हैं। उसके फादर भी दोनों मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थे। कोई समस्या नहीं है शरीर में, पता नहीं कैसे जाके कहां से मतलब क्या समस्या हुई, और अल्ट्रासाउंड कराया तो एक किडनी निकली। तो डॉक्टर खेलना शुरू कर दिए, बस ये हुआ। ट्रांसप्लांट कराने के लिए मतलब और दिलवाओ, ये करो, क्रॉस मैचिंग भी करवा ले, सब कुछ हो गया। उसको कुछ समस्या ही नहीं है, बच्चे को क्यों कर दोगे। तो हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी जो है वो अपना काम कैसे करना है। देखिए, अगर जो ट्रिपल वेसल डिजीज बोलते हैं ना, एंजियोग्राफी करते हैं, है ना, एंजियोग्राफी करने के साथ तुरंत ही टेबल पर पेशेंट पड़ा हुआ है, बाहर आके बोलेंगे अभी तो पेशेंट उधर ही है, अभी इतने पैसे बच जाएंगे, करवा लोगे तो ठीक। क्यों उसी टाइम क्यों करना है? क्योंकि पता है अगर ये घर चला गया तो बॉडी ने अपने आप बाईपास कर लेना है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है ना। डॉक्टर विश्वरूप बताते हैं कि हमारा लीवर छिपकली की तरह होता है, छिपकली पूंछ की तरह, काट दोगे तो नया उग जाएगा, ऐसे होता है। उसको भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये समझने वाली बातें हैं। हमें ईश्वर ने इंसान को तर्क और वितर्क की बुद्धि दी, ये ही हमें बाकी जीवों से हमें अलग बनाया। हम सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका लॉजिक समझ सकते हैं, है ना। हमें खाना ये खाना, क्यों नहीं खाना, ये क्यों नहीं खाना, या क्या काम करना है क्या नहीं करना, हमें सवाल पूछते हैं। हम हर किसी चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और हम आंसर ढूंढते हैं। तो हम इन चीजों के ऊपर क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं? क्या ट्रांसप्लांट वाले केस के बारे में हम जाके पूछते हैं कि क्या ये किडनी आप नहीं डाल रहे हो तो इसकी गारंटी है कि ये सही रहेगी और पूरा जीवन अच्छा भला ये काम 50-60 साल चला लेगा? नया किडनी लाते कहाँ से? वो तो रिप्लेस करते हैं। वो नया किडनी उससे किसी और का लाके वो डाल वो तो देता है सेकंड हैंड है पर। अरे भैया जिसके पास है उसमें तो नया ही है ना। मेरे को बोला था गारंटी नहीं है। हाँ, गारंटी वो 1 सेकंड की नहीं लेता। गारंटी तो कोई नहीं देता। लेकिन फिर भी बताते हैं कि हमने 100 किया उसमें से 94। हाँ, तो उन्होंने तो मतलब दामन पाक साफ रख लिया ना, कि हमने तो तुम्हें बता भी दिया है कि ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी कितने पैसे बताए थे आपको? 5 लाख रुपए। फिर भी आप 5 लाख रुपए देके किडनी चेंज करवा लेते? नहीं करवाया नहीं मैंने। नहीं, आपने नहीं करवाया, है ना। 70-70 लाख बच गई क्या किडनी? नहीं मैडम, नहीं, कुछ वो तो करा ही नहीं है ना। करना भी पड़ता है ना। नहीं कराया तो ना कराने के बाद बची कि नहीं बची? ये देखिए ना, बैठे हैं आपके साथ, वही तो पूछना है भाई। बची है तभी बैठे हैं। यहाँ क्या है ना, या अभी आजकल सिस्टम क्या हो गया ना, आप जिंदा है कि मर गए हैं ये भी एक सर्टिफिकेट डिसाइड करेगा, है ना। सेकंड डोज किसी ने लगवाई है वो भी पूछिए, वो भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आ गए आज। फर्स्ट डोज के भी आ गए। हाँ, धीरज भाई को बता दीजिएगा। मैडम कुछ कंडीशन में ऐसा मोड़ आ जाते हैं, हम लोग माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे को हम कैसे छोड़ दें, या तो हम अपना किडनी दे के इसको। मैं ये सही आपकी बात को सही मान रही हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये एक डर का खेल है। तो वो डर का खेल चल रहा है। मैं वही इसी बात पे लाना चाह रही थी। मैं भी ऑलरेडी मैं डिफेंस पर्सन हूँ। हाँ, मैं डिपार्टमेंट से भी मैं अप्रूवल ले रहा हूँ, क्योंकि अगर कंप्लीट यहाँ नहीं होगा तो मैंने ट्रांसप्लांट उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आके उसको देखने के लिए, मतलब लेकिन अगर आपको ट्रांसप्लांट का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। हाँ, यही ठीक है, उम्मीद आप लेके आया डिफेंस हूँ। से हैं। तो मैं दूसरी बात करती हूँ इसके साथ ही जुड़ी हुई, वो है ब्लड प्रेशर की, जो बहुत सारे लोगों के का क्वेश्चन है। एक ठीक, जो लोग डायलिसिस पे होते हैं, आज भी मैंने बहुत सारे पेशेंट को ये समझाया
कि उनकी बॉडी में या तो फिस्टुला लगा हुआ होता है, या नेकलाइन पड़ी हुई होती है, या उनको परमाकैथ लगा हुआ होता है। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल डिवाइस हमारे बॉडी के अंदर होती है ना। देखिए हमारी बॉडी कितनी इंटेलिजेंट है। अगर एक नजर नहीं आने वाला कीटाणु, जीवाणु, है ना, जिसको हम वायरस बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो अगर हमारे शरीर के अंदर चलेगा, क्या करती है हमारी बॉडी, बताइए? छींक आती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है बॉडी या का, फिर छींक आती है, दस्त लगेंगे, उल्टी उल्टी होएगी, लगेगी, बुखार आएगा, है ना। तो ये, और दूर मत जाओ, कोरोना की बात कर लो, जिसको कोरोना बोल रहे हैं, वो क्या है? एक वायरस ही है ना। तो वायरल फीवर तो हर साल आ रहा था ना। उनके नाम नहीं पता होते थे, अब नाम पता चल गए तो हम उनकी बातें करने लग गए, है ना। जैसे होता है ना, दुनिया में लोग भरे पड़े हैं, हमें किसी का नहीं पता, हम उसकी बात नहीं करते, जिसका नाम पता चल गया उसकी बात करना शुरू कर देते हैं। कोविड का भी यही सीन है। हम जी रहे हैं इतने साल से इन चीजों के साथ। तो हमारी बॉडी किसी भी अनवांटेड चीज को हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहने देती है। उसको बाहर निकालने के लिए वो जितना हो सके एफर्ट करके उसको बाहर निकालती है। एक छोटा सा कांटा भी लग जाता है, मैंने आज भी कई लोगों से बात की, कि उसको भी बाहर निकालने के लिए जो है, चाहे इधर एक कांटा लग गया तो उसको गलाने, सड़ाने या बाहर निकालने के लिए बॉडी आसपास का टिश्यू भी खा जाती है कि इसको बाहर निकालो। कांटा निकाल दीजिए, कोई दवा लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हीलिंग हो जाती है। हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है ना। तो एक फिस्टुला अगर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर डाला हुआ है, या परमाकैथ लगा हुआ है, या सेंट्रल लाइन लगी हुई है, वो तो सीधा ब्लड वेसल्स में गया हुआ है ना। तो उसको कैसे निकालेगी बॉडी बाहर? प्रेशर को बढ़ा के, कि इसको धक्का मारो और बाहर निकालो, मुझे नहीं चाहिए। वो फॉरेन बॉडी है, वो बॉडी को एक फॉरेन बॉडी है, एक अनजान चीज है वो बॉडी के लिए, उसका अपना हिस्सा नहीं है, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी। इसीलिए जब हम एक किडनी किसी दूसरे की लाके एक दूसरे में डाल देते हैं तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। उसके लिए क्या करते हैं? इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए, कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम ना कर सके, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं। 5-5, 10-10 हजार की गोली होती है ना, कि हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर दो। तो इतना वीक हम लोग हो जाते हैं कि हम किसी भी बीमारी को हम वल्नरेबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, है ना। उसके बावजूद भी किडनी को रिजेक्ट हमारी बॉडी कर देती है। हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो इसीलिए बीपी बढ़ा हुआ रहता है। जिनकी बॉडी में फिस्टुला लगा हुआ है, जैसे जैसे करके धीरे धीरे करके डायलिसिस बंद हो जाएगा आपका, और ये चीजें बाहर निकलेंगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और उनको कोई सिम्टम्स है साथ में, सिर में दर्द है, उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, आंखों से दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तब उस ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। डॉक्टर बिसरू को आप सुनेंगे, वो बताते हैं कि गांधी जी का ब्लड प्रेशर कितना था, 240/140 कुछ ऐसे रहता था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, डॉक्टर बिसरू को याद रहता है। नहीं, मैं ये चीज़ में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ दीदी, एक सेकंड। हाँ, मैं 10 महीने में बॉर्डर पे था, टिकरी बॉर्डर पे, और वहाँ पे जितने भी किसान लोग थे, सबकी हाइट 6 फुट प्लस, और बुजुर्ग थे, सबका बीपी 180, 190, 200 बाई 110 समथिंग था। ठीक है, वो पूछते थे मुझसे कितना बीपी, मैं बोला नॉर्मल है। मुझसे पूछता था क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बोला ठीक है, कल आ जाना, फिर से आ जाना। उनको गैस की दवाई देता था और वो ठीक रहते थे। तो नंबरों पे अपनी ज़िंदगी डिपेंड नहीं करिए, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत अच्छा अनुभव मेरा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जी। मैं वही बात आपको बोल रही हूँ, धीरज जी ने अभी आपको बताई है कि हमारी हर किसी की बॉडी की नॉर्मल वैल्यूज अलग अलग हैं। उसको हम 120/80 पे नहीं जज कर सकते। सबका उम्र है अलग है, सबका वेट अलग है। जैसे ईश्वर ने हम सबको एक जैसी शक्ल क्यों नहीं दी, बताओ? हम एक जैसे होकर भी एक जैसे नहीं है। सबकी 2 आंखें, नाक है, मुंह है, कान है, बाल है सिर पर, एक गर्दन है सबको, है ना। फिर भी हम थोड़े थोड़े अलग गए, क्यों? क्योंकि भगवान को पता है ये बुद्धि कम में पहचान नहीं पाएंगे एक दूसरे को। इसी तरह से हम अंदर से भी थोड़े थोड़े अलग गए, एक जैसे होकर भी। वी आर सिमिलर, नॉट सेम, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। इसलिए हमारी अपनी बॉडी की नॉर्मल वैल्यूज अलग हैं। गांधी जी की नॉर्मल वैल्यू थी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। चाहे डॉक्टर बेहोश हो जाते देख के उनके, लेकिन क्या करना पड़ा गांधी जी को मारने के लिए? देख लो अब क्या चाहिए।
गोली गोली खिलानी नहीं पड़ी, मारनी पड़ी, है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है, हमारी बॉडी जानती है कि किस प्रेशर के साथ में मैं किडनी को ब्लड फेंकूंगी तब वो उसको फिल्टर करेगी। ठीक है, जैसे एक बंद पाइप है, अगर उसको खोलना है और हम उसमें प्रेशर से पानी मारेंगे, उसकी गंदगी जो जमी हुई है वो निकलेगी धीरे धीरे करके, जिसको यूरिया क्रिएटिनिन आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे करके जब वो प्रेशर के साथ में पानी उस पाइप में से हम मारते रहेंगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा उसमें से साफ पानी आना शुरू हो जाए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? तो यही हमारी बॉडी कर रही है, वो एक प्रेशर के साथ ब्लड किडनी को दे रही है कि इसको फिल्टर कर, इसको फिल्टर कर, तुम्हें इसको करना ही पड़ेगा। तो वो उसको फिल्टर कर भी तभी सकती है जब एक प्रेशर के साथ उसमें से निकलेगी। ठीक, धीरे धीरे करके उसके सेल्स अपना काम नॉर्मल शुरू करेंगे। सब कुछ उल्टा होता है, जो भी मैं कह रही हूँ, जो आप इतनी देर से सीख कर आए हैं, वो बिल्कुल उल्टा है कि ब्लड प्रेशर बढ़े रहेगा तो किडनी खराब होगी। ब्लड प्रेशर से नहीं खराब होती है, ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाइयों से खराब होती है किडनी, उसकी वजह से खराब होती है। ब्लड प्रेशर कम रखेंगे तो किडनी अपना काम नहीं करेगी, ये दो चीजें हो जाएंगी तो किडनी बदलनी पड़ेगी। तभी तो आप 5 लाख रुपए दे के आएंगे उनको, नहीं तो कैसे देंगे? यही नहीं तो 5 लाख। हाँ तो नहीं दिया नहीं ना, खाइए ना दवाइयाँ, फिर दे के आना पड़ेगा। यहाँ तो 5 कहीं कहीं 12 बता रहा है। हाँ भाई, हमको बिलोर में 12 बताया। तो हमारे पास तो ऐसा बच्चा भी एक आया था जिसको उसके पापा ने सब घर बार बेच के 73 लाख रुपया लगा के उसका लीवर ट्रांसप्लांट कराया, वो बच्चा फिर भी नहीं बचा। 80 लाख उसको डोनेशन भी मिला था कई जगह से। हम इलाज कराने यहाँ आए थे PIG। 73 लाख नहीं, हमको भी 70 लाख बोलते लीवर ट्रांसप्लांट हैं। किडनी के ट्रांसप्लांट करने के लिए। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि हमारी हर किसी की बॉडी की नॉर्मल वैल्यूज अलग है, हर किसी का टेम्परेचर अलग अलग होगा, हर किसी की हाइट अलग है, वेट अलग है, हर किसी को भूख अलग तरह से लगती है ना। तो इसीलिए हमारे ब्लड प्रेशर की सब चीजों की वैल्यू अलग है, शुगर की भी। कई पेशेंट ऐसे होते हैं, अगर उनकी शुगर सो कॉल्ड नॉर्मल मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हमें बताई जाती है कि ये नॉर्मल शुगर है, अगर उतनी रखते हैं वो उनमें एनर्जी नहीं रहती बिल्कुल, उनकी बॉडी के हिसाब से उनकी शुगर थोड़ा बढ़ा के 150 के पास रखते हैं, तब वो अपना काम कर पाते हैं, तब वो थेरेपीज भी ले पाते हैं, तब वो सब कुछ बिल्कुल सही रहते हैं, है ना। तो ये हमारी बॉडी अपने आप डिसाइड करती है कि मेरे नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं, उसके हिसाब से वो हमें सिग्नल भी देती हैं, उसके हिसाब से हमें क्रेविंग्स भी होती हैं। तो वो हमारा एक इंटेलिजेंट जो इनबिल्ट एक सॉफ्टवेयर है ना, वो काम करता है, और हम क्या करते हैं, उसका काम जो कर रहा है उसको करने नहीं देते। कैसे? दवाइयां खिला के, है ना। तो बीपी की बात समझ में आ गई? यस, हाँ जी, आती हूँ उस पर भी मैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर की बात होगी क्लियर। तो ब्लड प्रेशर की चिंता कब करनी है? जब क्या क्या सिम्टम्स बताए मैंने? सिर दर्द हो रही है, चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रही है, आंखों से सही से दिखाई नहीं दे रहा, ब्लीडिंग हो रही है नोज से या कहीं से, ठीक है ना, तब हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। जब हम पानी पीते रहेंगे, एल्कलाइन पानी पीने के लिए बोलते हैं हम लोग, है ना। ये जो डाइट लेते हैं, एल्कलाइन डाइट लेते हैं हम, तो हमारी बॉडी के अंदर की जो पित्त है, गर्म पानी नहीं, गर्म पानी, अल्कलाइन पानी है। एल्कलाइन पानी एक प्रोसेस होती है उसको बनाने की, 24 घंटे भी लगते हैं उसको बनाने में। कैसे बनाएंगे? वो आपको सिखा देंगे, डॉक्टर नीतिका हैं जो डाइट के इंचार्ज हैं, सबके लिए बता रही हूँ मैं, वो उनसे सीख कर जाइए कि अल्कलाइन पानी कैसे बनाना है, क्योंकि ये आपके पास रोज होना चाहिए। नहीं तो डॉक्टर कविता बैठे हैं, डॉक्टर साहब आप थोड़ा अभी बता दें तो। ये देखिए नहीं, अभी मैं, ये लंबा प्रोसेस है ना, आप समझ लीजिएगा। डॉक्टर कविता काइंडली, है ना, नहीं तो सेशन के बाद या 5 मिनट में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा, डॉक्टर कविता कर देंगे अभी आपको ब्रीफ कि अल्कलाइन पानी कैसे बनता है। तो 300 से 400 ml अल्कलाइन पानी क्यों देना है? क्योंकि जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, अगर हम आयुर्वेद की मैं बात करूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूं, तो हमारी बॉडी में पित्त बढ़ गई। पित्त मतलब गर्मी, मतलब एसिड। तो उस एसिड को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग एल्कलाइन चीजें देंगे, तभी वो एसिडिटी कम होगी। जो हमारे मुंह में सलाइवा आता है,
मुंह में पानी आता है ना खाना खाते हैं, कहते हैं ना कि खाना तब खाओ जब देखते हैं उसको मुंह में पानी आ जाए। क्यों? क्योंकि ये पानी चाहिए बॉडी के अंदर की एसिडिक को बैलेंस करने के लिए। इसमें अलग तरह के एंजाइम्स है, अंदर अलग तरह के एंजाइम्स है ना। और हम लोग तो बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं कि मुंह में पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, कैप्सूल के अंदर दवाई भरी और खा ली ऐसे। तो इसलिए ही पित्त बड़ी हुए के कारण, एसिडिटी ज्यादा होने के कारण हमें जलन होती है, उल्टी आती है, दस्त आते हैं। लेकिन वो अच्छा है कि वो बाहर निकल जाए, नहीं तो हम उसको निकाल लेंगे दवाई देके। वो खुद से निकल रहा है तो अच्छी बात है। हम पैनिक हो जाते हैं, 2 3 4 उल्टी आना कोई बात नहीं, आप एक नींबू का टुकड़ा छिलके के साथ ही मुंह में रखिए या लौंग रखिए मुंह में, वो नहीं आएगी, वो ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन 13 ऐसे वेग हैं, नेचुरल अर्जिस हैं, जिनको अगर हम रोकेंगे तो उसके आने से जो प्रॉब्लम हो रही है उससे भी बड़ी समस्या हमें होगी। उल्टी और दस्त उनका ही हिस्सा है ना। उबकाई आना, जमाई आना मतलब उबासी आना, छींक आना, खांसी आना, नींद आना, यूरिन टॉयलेट, और 13 ऐसी चीजें हैं। इसको गूगल कीजिए, इसको पढ़िए और ये देखिए कि एक हिचकी को रोकने से हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये हमारे डिफेंस सिस्टम है सर, ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम्स हैं। हम इनको रोकने की कोशिश करते हैं, है ना, दवाइयां दे दे के। तो ये नहीं करना हमने। इसी तरह से उल्टी और दस्त भी हैं। अगर हमारी बॉडी में पित्त ज्यादा है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो वो निकालने के लिए हमारी बॉडी अपना एफर्ट करती है। बहुत ज्यादा रहता है, हमें क्या करना है, हमें वो फ्लूइड की रिप्लेसमेंट करनी है। सोडियम पोटेशियम की जो बात कर रहे हैं उसकी रिप्लेसमेंट करनी है। जब हम टब में बैठे हुए हैं तो वीकनेस फील होती है उसके बाद। वो किस लिए होती है? क्योंकि डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ हमें फील होता है। हम लोग पानी नहीं पीते ऊपर से, तो वो फ्लूइड बैलेंस जो बनता नहीं, उसके साथ सॉल्ट्स भी निकलते हैं। किन्होंने पूछा था? सॉल्ट्स भी निकलते हैं, सोडियम भी निकल जाता है ना। क्या क्यों? सोडियम हाई नहीं होता, सोडियम लो हो जाता है, पोटेशियम हाई हो जाता है। पोटेशियम हाई हो जाता है, सोडियम लो हो जाता है। सोडियम लो तब होता है जब पानी का लॉस बहुत ज्यादा हमारे शरीर से हो गया, उसके साथ सोडियम भी निकल गया और वो हमने रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, तो जब हम टब में बैठते हैं तो पसीने के साथ में सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनका भी जो समीकरण है खराब होता है। जो क्रिएटिन और यूरिया वो तो निकलते ही हैं और उसी की वजह से खुजली भी होती है। ठीक है, तो हम अगर अल्कलाइन पानी और दूसरा पानी पीते रहेंगे तो हमें वीकनेस भी नहीं लगेगी और हमारा ब्लड प्रेशर भी जो है वो उस लेवल तक अपने आप बॉडी मेंटेन करेगी जो हमारा होना चाहिए। जी सर। अगर ये बीपी लो है तो फिर कैसे कंट्रोल? बीपी लो होने का कोई स्पेसिफिक रीजन होता है तभी बीपी लो होता है। इसीलिए हम कई और इन्वेस्टिगेशन या कई और चीजें देते हैं। कई लोगों की हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है साथ में, ठीक है, और या सोडियम कम होने की वजह से भी बीपी लो हो सकता है। कई बार नॉर्मली बॉडी का बीपी उतना ही होगा, वो तो हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इतना, अदरवाइज उनको कोई दिक्कत नहीं है तो वो बीपी लो नहीं है, उनके लिए नॉर्मल है। लो से क्या वीकनेस बढ़ती है? नहीं, लो तो तब हम उसको कहेंगे अगर चक्कर आ गया, खड़े नहीं हो पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, हम चल नहीं पा रहे, नॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर साथ में मशीन के ऊपर बीपी भी लो आ रहा है, तब हम मानेंगे कि इस बीपी की वजह से हमारी बॉडी में कोई दिक्कत है। लेकिन अगर 100/70 बीपी पे मैं भाग रही हूँ या अपना सारा काम कर पा रही हूँ तो वो मेरे लिए लो नहीं है, वो मेरे लिए नॉर्मल है। मैं यही बात बोला, किसने बोला कि 120/80 नॉर्मल बीपी है सबका? हाँ, मेडिकल लॉ भी बोली है। हाँ, है ना। तो वो हमारे माइंड में बैठा दी गई है चीजें, हमें उन सब चीजों को भुला के उसको रेजर से मिटा के हमें नई चीजें लिखनी है। उस पे कौन सी चीजें जो पहले होती थी हमारे समाज में, हमारे वैद्य लोग करते थे, हमारे हकीम लोग करते थे, ठीक है। ये डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर होता क्यों है? वो मैंने अभी बताया ना कि ब्लड प्रेशर तो देखिए, जब कोई चीज, एक पाइप रहती है ना पानी की, उसमें से पानी निकल के जाता है तो वो उसकी दीवारों के ऊपर जब वो चलता है तो उसके दीवारों के ऊपर एक प्रेशर होता है। इसी तरह से हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो भी एक प्रेशर उसके ऊपर डालता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आता क्यों है?
आता क्यों, मैंने ये अभी बताया ना कि इसके अलग अलग कारण होते हैं। एक तो नॉर्मल बॉडी का प्रेशर उतना ही चाहिए बॉडी को, इसलिए उतना है, ठीक। दूसरा ये है कि अगर बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी है, जैसे डायलिसिस वाले पेशेंट्स की मैंने बात करी, तो उनका बीपी ज्यादा है। जो डायलिसिस का नहीं है उसका क्यों है? हाँ, तो या किसी किसी का मेडिकल रीजन हो सकता है कोई, जिनको साथ में सिम्टम भी है उनका। जिनको कोई सिम्टम नहीं है उनका कुछ नहीं है, उनका वही नॉर्मल बीपी है, चाहे वो जितना भी हो। मैडम कई बच्चों का भी बीपी 140/100 रहता है। मैडम ऐसा है, अभी 1 हफ्ता के लिए यहाँ एडमिट किया जाता है। अभी हमारा 5 दिन हो गया, 5 दिन में ना बीपी कम हो रहा है। क्यों कम करना है आपको बीपी? या मैं तो कम करना नहीं चाहती हूँ बीपी। उसका उल्टी बंद हो रहा है। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ हम देखिए, इम्प्रूव देखे हाँ, तो भी हम उम्मीद ज्यादा नंबर कर एक बात सकते हैं। सुनिए मेरी, अब मैं बता रही हूँ आपको। नंबर एक, हम दवाइयाँ बंद करते हैं यहाँ पे जब आते हैं, तो जो बॉडी की एक नॉर्मल कंडीशन है वो निकल के आएगी, ठीक है। क्योंकि जो चीजों को दबा दबा के रखा गया दवाइयों से, वो नॉर्मल निकल के आएगी। मैं तो चाहती हूँ यहाँ आने से 10 दिन पहले दवाइयाँ सब बंद करके आए अपनी, मुझसे फोन पे ही बात करके, और कोई एक आधी दवा जो हमें लगता है कि एकदम से बंद नहीं कर सकते हैं, वो लेते हुए और बाकी सब बंद करके यहाँ पे आए, ताकि एकदम से नॉर्मल जो बॉडी के सिम्टम्स हैं, जो बॉडी की वैल्यूज है, वो पहले से पता हो कि ये ऐसे ऐसे करके हमारे शरीर की नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आई एम कमिंग बैक टू यू, है ना। तो है ना, उल्टी के बारे में मैंने अभी बताया। हमारी शरीर के अंदर पित्त है, गर्मी है, एसिड है, उसको बाहर निकालने के लिए, जो पोटाशियम भी जिसको बोलते हैं, बढ़ता है। वीकनेस भी बढ़ रहा है उसी साथ साथ। वीकनेस उसी वजह से ही आती है, और इसीलिए ही कई लोगों को टब में बैठे हुए चक्कर आ जाता है, उल्टी आती है, सिर भारी हो जाता है। इसीलिए मैं जब भी सेशन भी लेती हूँ या रोज आपके पास आती भी हूँ, तो ये बताने की कोशिश करती हूँ कि टब में बैठे बैठे भी आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, ठीक। अच्छा, अभी भी मेरा थोड़ा सा सीने में भारीपन है, बीपी मेरा, इसका मतलब कुछ बढ़ रहा है। मैंने शाम की दवा बिल्कुल अगर नहीं आपको ली। ऐसा है तो मुझे आपको देखना चाहिए कि आपका क्यों ऐसे हो रहा है, और उसके लिए मुझे आपको क्या बताना है करने के लिए, ठीक है। अगर इस तरह से किसी को सिम्टम है तब, अगर नहीं है तो भी बीपी के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो नहीं सोचने। सर आपका क्वेश्चन। परिवार में एक महिला है हमारी, उनको पैरालिसिस हुआ। जब उनको पैरालिसिस हुआ लेफ्ट साइड में, तो डॉक्टर ने रीजन बताया कि आपको बीपी था, हाई बीपी था, आपने उसकी मेडिसिन नहीं ली। हाँ हाँ बढ़िया है, बस मेरा कंक्लूड करने लगी। आपने बीपी की दवाई नहीं ली, इसलिए आपको पैरालिसिस हो गया, आपको हाई बीपी हो गया। सब दिमाग में एक डर है कि भाई बीपी अगर हाई होगा तो कहीं सिचुएशन कुछ से कुछ ना हो जाए, और एट द एंड हार्ट के ऊपर कोई स्ट्रोक ना आ जाए। तो उस डर को दिमाग से कैसे, वो डर ही है ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि वो उस बीपी की वजह से आचार्य मनीष जी हमारे बीच में हैं। आप सब कंक्लूड ही करने कोई वाली थी क्वेश्चन मैं। है इनके तो पूछ लो ना। हाँ जी क्वेश्चन ही पूछ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, आप बैठो बैठो करो। आप बैठिए, इनको चेयर्स दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं सारी, बैठिए बैठिए, आप अपना करते रहो माइंड। बस 2 मिनट ही लगेंगे। वो ये है कि जब आप हॉट वाटर इमर्शन के लिए टब में बैठे हैं, चाहे यहाँ पे या चाहे घर पे, तो किन बातों का ध्यान रखना है। वो सबसे पहली बात ये कि खाना खाए हुए 1.5 या 2 घंटे का समय हो चुका हो, या फिर बिना खाना खाए आप उसमें बैठिए, ठीक है, ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन इंटेस्टाइन्स को, आंतड़ियों को नहीं जाके जहां हम भेजना चाह रहे वहां जाए। दूसरी बात ये कि उसमें बैठे बैठे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते रहिए। उसका कारण ये है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर और सिर का टेम्परेचर कितना फर्क है, कितने डिग्री का बताया मैंने, 3 डिग्री का, और प्रेशर का कितना फर्क है, 2 डिग्री का। इस फर्क की वजह से ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को नहीं जाता, तो उस वजह से हमें चक्कर आ जाता है, उल्टी आ जाती है, सिर भारी हो जाता है उसमें बैठे बैठे। तो करना क्या है, ये नहीं हो इसके लिए पहले पैरों की उंगलियों को हिलाते रहिए, वो पंपिंग चलती रहेगी तो ब्रेन की सर्कुलेशन रहेगी। दूसरा, एकदम से खड़ा नहीं होना, सहारा लेके उठिए, बैठिए, फिर खड़े होके कपड़े पहनिए। और तीसरा, अगर जरा सा भी कुछ लगता है तो तुरंत उसमें से बाहर निकल के आके नीचे लेट जाए। 15-15 मिनट, आधा घंटा करके शुरू कीजिए। एकदम से एक साथ 2 घंटे बैठना जरूरी नहीं है, 1 घंटा भी बैठना जरूरी नहीं है। आप पूरे दिन में
15-15, 20-20 मिनट करके 4-5 बार बैठिए शुरुआत में, और धीरे धीरे करके 7 दिनों में 1-1.5 घंटा 2 घंटे तक अगर हम कंफर्टेबली जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। हम 7 दिन यहाँ एक हॉस्पिटल में नहीं, एक ट्रेनिंग सेंटर में एक तरह से हैं कि हमने अगले 3 महीने क्या करना है हम वो सीख रहे हैं। तो वो हम तभी समझ सकेंगे जब हम हर छोटी छोटी बात को इंस्ट्रक्शंस के साथ में फॉलो करेंगे, उससे हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे, तब हम उसको समझ सकेंगे और घर जाके भी अच्छे से कर सकेंगे। जब हम 3 महीने तक इसको करते रहेंगे तो 70, 80, 90% और 100% भी जो है उसका रिजल्ट है जो हमारी बॉडी के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, ठीक, 3 महीने तक। और जो हेड डाउन टिल्ट है वो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, ये लास्ट बात है मेरी, तो कोई बात नहीं, उतना समय हम हॉट वाटर इमर्शन और कर सकते हैं, ठीक। तो जो आपका सवाल है कि वो जो पोस्चर है, अगर उस पोस्चर में बीपी ज्यादा अगर और ब्लड के और भी ज्यादा उधर को हम सर्कुलेशन नहीं भेजना चाह रहे, इसलिए हम हेड डाउन टिल्ट के लिए मना कर देते हैं। कभी कभी 5 डिग्री पे करवा के देखते हैं कि क्योंकि कम भी जाता है, ठीक। तो वो ये सारी चीजें हम आपको समझ रहे हैं, आप थेरेपिस्ट को समझ रहे हैं, और हमारी जो हम इंस्ट्रक्शंस बताते हैं उनको समझ रहे हैं। तो 7 दिन में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, और अगले 3 महीने तक हम आपको फॉलो अप कर सकते हैं, आप हमें फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है जी। 3 महीने के बाद फिर जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, ऐसा नहीं है, 3 महीने के बाद वो डिसाइड होगा। मैम, अब मेरा मेजर क्वेश्चन है, माय डॉटर इज हैविंग समथिंग डिफरेंट, यानी उसको पानी ज्यादा से ज्यादा चाहिए इन हर बॉडी, शी शुड यू हैव एटलीस्ट 6 लीटर वाटर, तभी उसका जो है ना यूरिया लेवल वो रहता है। नहीं, अगर वो पानी कम कंज्यूम करेगी तो उसका यूरिया लेवल हाई हो जाएगा, क्रिएटिन हाई हो जाएगा। ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पानी से वो नहीं पी पाती पानी कोई बात नहीं, वो जैसे जैसे थेरेपीज हम करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और पानी तो ज्यादा पीना अच्छी बात होती है, उतना ही फ्लश आउट होती है चीजें। वो तो सीकेडी वाले पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं पी रहे होते, इसलिए हम बोलते हैं कि